जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। سیل جمعیتی که به طرف مزار نورانی حاج قاسم سرازیر در این ایام میایید با عمل جنایتکارانتون مردم رو بترسانید. زورتون نمیرسه به مقاومت. قدرتتون در مقابل نیروهای مقاومت کاراییشو از دست داده. حالا به مردم بیگناه میپردازید. بدانید در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد. Iran is the architect of regional instability, and it is time to take real action and address the destructive role Iran plays. Mr. President, if we remain idle in the face of the global security threat that is Iran, then the Houthis are just the beginning of a dark future that we will be ushering in. We also know that Iran has been deeply involved in planning operations against commercial vessels in the Red Sea. The United States does not seek confrontation with Iran. मौजूदा वक्त में वेस्ट एशिया का हाल ये है कि इसराइल गजा, लेबनान और सीरिया पर बमबारी कर रहा है। अमेरिका ने सीरिया और इराक पर बमबारी करी है। हुतीज रेड सी में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह साउदर्न सरहद पर इस्राएली सैनिकों से उलझ रहा है। ईरान सपोर्टेड लड़ाके सीरिया और इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। कुल मिलाकर वॉर फैलती ही जा रही है। अमेरिका और उसके कुछ एलीज ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके रेड सी में हमलों को लेकर हुतीज को धमकी दी है। बयान में कहा गया है, हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कमिटेड हैं। इस स्टेटमेंट के जारी होने के फौरन बाद हुतियों ने एक टैंकर के खिलाफ रेड सी में एक अनमैन्ड वेसल लॉन्च कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमेशा से चाहता था कि अमेरिका ईरान के साथ फौजी तौर पर भिड़े। इसीलिए इजरायली ओबामा से इतने नाराज थे। गजा पर इजराइल की जंग के लिए बाइडेन के बिना शर्त सपोर्ट ने पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चलते अब इजराइल को एक मौका दिख रहा है और अमेरिका खुद को एक मुश्किल ट्रिकी स्पॉट में खड़ा पा रहा है। ज्यादातर जानकार इस बात पर अटकलें नहीं लगाना चाहते हैं कि ईरान के करमान बम विस्फोटों को किसने अंजाम दिया, लेकिन अगर आप दूसरे तमाम हालिया हमलों को देखें, सीरिया में IRGC सलाहकार की हत्या, लेबनान में हमास नेता और इराक में हशेड कमांडर की हत्या, इन सभी का मकसद ईरान को प्रवोक यानी उकसाना है। दोस्तों, दुनिया ने 2024 में ग्रेट पावरफुल मुल्कों से जुड़े बढ़ते सिक्योरिटी क्राइसिस को देखा है। यूक्रेन जंग जो 24 फरवरी 2022 को रूस के अपने पड़ोसी मुल्क पर हमले के साथ शुरू हुई थी, वो पूरे 2023 तक जारी रही, जिसमें अब थोड़ा बदलाव हुआ है। हमास के 7 अक्टूबर के सरहद पार हमले के बाद वेस्ट एशिया में एक और बड़ी जंग छिड़ गई है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं। जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ रहा है, दोनों जंगों का कोई एंड नहीं दिख रहा है। जबकि रूस से खोए हुए इलाकों को वापस लेने का मकसद से यूक्रेन का जवाबी हमला 2024 में भी फेल रहा है। गजा पर इसराइल का हमला, जिसने 2.3 मिलियन लोगों के छोटे से इलाके को तबाह कर दिया है, वो भी अपने टारगेट को हासिल करने में फेल रहा है अभी तक। इसराइली नेता के इस दावे के साथ कि लड़ाई महीनों तक चलेगी, उससे रीजनल वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिक्योरिटी में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन और सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन के साथ कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है।
ग्लोबल साउथ, जिसका ध्यान अपने डेवलपमेंटल चैलेंजेस पर था, वो मौजूदा हालात में काफी इंपेशेंट हो रहा है और ऑल्टरनेटिव्स पर जोर दे रहा है। जानकारों के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट 2024 में लगातार बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ रेंग रेंग कर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अगर रूस यूक्रेन वॉर का एक्सपेंशन होता है तो रूस के टॉप कमांडर पुतिन के ध्यान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक ऑपरेशन एक गाइड का काम करेगा। प्लानिंग तो बन भी चुकी होगी। साल 1944 का यह सबसे बड़ा मिलिट्री मिशन बेलारूस से नाजियों को भगाने के लिए चलाया गया था और पोलैंड तक गया था। आज बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ है और वहां अब रूसी न्यूक्लियर हथियार भी तैनात हैं। इस मिलिट्री मिशन का मकसद उस वक्त जर्मनी की सबसे बड़ी मिलिट्री यूनिट को खत्म करना था, जो जल्दी हासिल कर लिया गया था। इस मिशन को देखकर एलीट सेना के सुप्रीम कमांडर आइजनहावर को लगा कि सोवियत सेना तो पूरे यूरोप को कब्जा कर लेगी। वो भले थोड़े आलसी थे पर भले आदमी थे। उन्होंने वेस्टर्न मोर्चे पर एक्टिविटीज बढ़ा दी। बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और जाते जाते होशियार कर गए थे कि अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को नहीं रोका गया तो अमेरिकी डेमोक्रेसी एक दिखावा बनकर रह जाएगी। अफसोस है कि अमेरिका ने उनकी बात की इज्जत नहीं रखी। बहरहाल, दूसरे वर्ल्ड वॉर के उस आखिरी दौर में दुनिया भर में सोवियत यूनियन और कॉमरेड स्टालिन की लाल सेना की तारीफ हो रही थी कि इसने यूरोप को नाटसीवाद के भयानक साए से आजाद कराया है। ऑपरेशन बेग्रेशन का नाम सोवियत नेता स्टालिन ने पीटर बॉगरेशन के नाम पर रखा था, जो एक जॉर्जिया के राज परिवार से थे और रूस की शाही सेना में कमांडर थे। उनकी मौत तानाशाह इन्वेडर नेपोलियन से लड़ने में हुई थी। जो लोग लेफ्ट और राइट दोनों खेमों के थे, वो मानते हैं कि कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी नहीं होते हैं। उन्हें लेनिन और स्टालिन से लेकर माओ, फिदेल, हो ची मिन, जिनपिंग, किम जोंग, उन जैसे नेताओं को ठीक से जानना चाहिए। भारत के नेताओं को तो जरूर देखना चाहिए। अब जब दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो इतिहास के चैप्टर हालातों को समझने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। हमारे और तुम्हारे बीच जंग का मैदान है, दिन और रात है। एक वीडियो में शेख सालेह अल अरूरी की हत्या के हमले की क्लिप के साथ साथ सैयद हसन नसरल्लाह की लेटेस्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल भी दिखाते हुए रिलीज किया गया है, जिसमें वो कहते हैं, ये खतरनाक क्राइम अनपनिश्ड या पनिश हुए बिना नहीं रहेगा और हमारे और तुम्हारे बीच जंग का मैदान है, दिन और रात है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा जंग के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव हार सकते हैं। इजराइल का सपोर्ट करने और इजराइल को हथियारों के जहाज देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों में नाराजगी और गुस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इलेक्शन कैंपेन चला रहे 17 ऑफिसर्स ने जो बाइडेन को वार्निंग दी है। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ब्लूमबर्ग के मुताबिक यमन से इस्राएली जहाजों पर हमले के बाद इस्राएली बंदरगाह वीरान हो चुका है। दुनिया का कोई भी जहाज इस्राएल जाने को तैयार नहीं है। इस्राएल जाने वाले जहाजों के लिए इंश्योरेंस फी 173% बढ़ गया है। इस्राएल का 99% कारोबार समंदर के रास्ते से होता है। यमनी हुती हमलों के चलते इस्राएल का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मारे गए IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की याद में करमान में ऑर्गेनाइज एक समारोह में बमबारी के लिए सीधे तौर पर इस्राएल को गुनहगार ठहराया है। कुछ जानकारों का कहना है कि जब अमेरिका ने ईरान के कासिम सुलेमानी की हत्या करी थी, तब ईरान ने अमेरिका पर फौरन हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें दावों के मुताबिक अमेरिका के 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। अब कासिम सुलेमानी की कब्र के पास आतंकी हमले में 100 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं। जानकारों की अगर माने तो ईरान और हिजबुल्लाह इस हमले के बाद खामोश नहीं रहेगा। कुल मिलाकर तमाम जानकारों का कहना है कि एक बड़ी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आग फैलने वाली है। वैसे चलते चलते आप लोग को बता दूं कि साउथ कोरिया की मिलिट्री ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया ने उसके योन पाई ऑग आइलैंड की तरफ रुख करके 200 राउंड गोलाबारी करी है। ये साउथ कोरिया द्वीप नॉर्थ कोरिया के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ता है। साउथ कोरिया ने आइलैंड पर रह रहे आम लोगों को फौरन वहां से निकल जाने के लिए वार्निंग जारी करी है। हालांकि अभी तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि इवैक्यूएशन की वार्निंग का नॉर्थ कोरियाई गोलाबारी से कोई लेना देना है या नहीं। साउथ कोरिया ने इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया है और इसे नॉर्थ कोरिया की तरफ से करी गई उकसावे की कार्रवाई करार दी है।
आपको बता दूं कि साल 2010 में नॉर्थ कोरिया ने योन पाए ऑग द्वीप पर कई बार गोलाबारी करी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। फ्राइडे को नॉर्थ कोरिया की तरफ से करी गई गोलाबारी लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक यह गोलाबारी साउथ कोरिया के इलाके में नहीं हुई और सभी बॉम्ब दोनों देशों के बीच बनाए गए बफर जोन में जाकर गिरे। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया है कि इस इंसिडेंट से हमारे लोगों या मिलिट्री का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की वारदात से कोरियाई पेनिनसुला के अमन को खतरा पहुंचता है और तनाव बढ़ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।